सन 2006 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हुई जिसका नाम था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका मकसद था सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। सन 2009 में इनकी एक पॉलिटिकल विंग तैयार हुई जिसका नाम था SDPI, जिसका मकसद था इलेक्शन लड़ना। SDPI में सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि मुसलमान के अलावा जितने भी ऑपरेस्ड सप्रेस्ड क्लास ऑफ हिंदूज थे वो भी थे, यानी कि ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और लोअर कास्ट ऑफ हिंदूज भी SDPI में शामिल थे। इनकी जो शुरुआत हुई वही पंचायती इलेक्शन, फिर स्टेट लेवल इलेक्शन और फिर जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा लेने लगे। शुरुआत के दौर में इनका जो मेन टारगेट था वो साउथ इंडिया था, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, और आहिस्ते आहिस्ते इनके पैर बढ़ाने लगे और यहाँ तक कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलेक्शंस में भी इन्होंने हिस्सा लिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कई सारे पुलिस कंप्लेंट्स थे और आखिरकार होम मिनिस्ट्री ने सन 2022 में यह फैसला किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इलीगल, एंटी नेशनल और अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल है और इसे UAPA के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। इस बैन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया लेकिन वो खारिज हो गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ अकेले बैन नहीं की गई, इसके साथ जो इसकी 8 एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस थी, मसलन इसका स्टूडेंट विंग था कैंपस फ्रंट इंडिया, इनका विमेन विंग था, इनका रिहेबिलिटेशन विंग था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड विंग्स थे। 8 डिफरेंट एफिलिएट्स यानी 8 एफिलिएट्स को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ बैन कर दिया गया। अब यहाँ पर जो एक सवाल आता है वो ये आता है कि SDPI का क्या हुआ। SDPI PFI की पॉलिटिकल विंग थी, तो सिर्फ इस पॉलिटिकल विंग को छोड़ के बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया। यही सवाल हमारे दिल में और आपके दिल में आना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ कि PFI के सारे एफिलिएट्स को बैन कर दिया गया 5 साल के लिए, लेकिन SDPI को क्यों छोड़ दिया गया। ये सवाल कई जर्नलिस्ट ने भी पूछा, क्योंकि SDPI एक पॉलिटिकल विंग बन गई थी। इसका बैन करने का तरीका थोड़ा अलग होता, ये ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए बैन की जाती, लेकिन ये पॉसिबल था। तो ये एक सवाल था जो आपके और हमारे दिल में आना चाहिए कि PFI अगर शामिल थी इलीगल एक्टिविटीज़ में, इनके सारे एफिलिएट्स, इवन वो एफिलिएट्स जो कि सोशल वर्क करती हैं, उन तक को बैन कर दिया गया सिवाय एक ऑर्गेनाइजेशन के, सिवाय एक विंग के जो था पॉलिटिकल विंग। अब अपने सवाल पर आते हैं। SDPI केरला में किसको नुकसान पहुंचा रही थी। केरला के अंदर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरी SDPI, क्योंकि दोनों का जो वोट बैंक है वो सेम है। CPI का भी सप्रेस्ड क्लास है, SDPI का भी मुस्लिम्स प्लस सप्रेस्ड क्लास है। ठीक इस तरह से कर्नाटका के अंदर में ये कांग्रेस के लिए एक चैलेंज बन के उभरी, तमिलनाडु के लिए में DMK के लिए एक चैलेंज बन के उभरी। सवाल पूछने का मकसद ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि SDPI पे बैन लग जाए। सवाल पूछने का मकसद ये है कि जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सारी एफिलिएट्स को बैन कर दिया गया तो SDPI जो कि पॉलिटिकल विंग है उसको क्यों नहीं किया गया, ये सवाल पूछने का मकसद है। जबकि अगर आप मेरी नज़रों से पूछें तो SDPI अकेली पॉलिटिकल आउटफिट है मुस्लिम्स की जो कि वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करती है। एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो किसी एक फैमिली की नहीं है। आप किसी भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, ज्यादातर एक फैमिली की है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद नहीं। यहाँ पर वैसा नहीं है, तो एक प्रॉपर पॉलिटिकल आउटफिट है। अब अपने सवाल पर आते हैं। मुझे ये लगता है कि जो पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं उनको बैन नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको यूज किया जा सकता है। किस तरह से यूज किया जा सकता है? उनको कहा जा सकता है कि तुम यहाँ अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करो इन पार्टियों के खिलाफ या इन कैंडिडेट्स के खिलाफ, और ये पार्टियां कई बार ना चाहते हुए भी कैंडिडेट खड़े करने पर मजबूर हो जाती हैं, और जिस दिन ये इनकार कर दें उस दिन उनका PFI बन सकता है। ये सिर्फ मुस्लिम बेस्ड पार्टीज के लिए लिमिटेड नहीं है। आप बहुत सारी पार्टीज को देखेंगे जो दलितों के नाम पर उठ के आई और बाद में मोहरा बन के रह गई। तो गोया ये पार्टियां लेके चलती हैं कम्युनिटी का नाम, किसी कास्ट का नाम, लेकिन बाद में अल्टीमेटली वो मोहरा बन के रह जाती हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी हो जाती है। इसीलिए जो पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं उनको बैन नहीं किया जाता है। आप देखेंगे यूपी के अंदर में कई पार्टियां हैं जिनका अक्सर व बेशतर इस्तेमाल होता रहता है। सोचिएगा, गौर करिएगा। शुक्रिया।